26 नवंबर 2008। मुंबई की सड़कें हमेशा की तरह भाग रही थीं। लोग अपने काम में व्यस्त थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ घंटों बाद मुंबई इतिहास के सबसे भयानक आतंकी हमलों में से एक दिखने वाली है। रात के अंधेरे में बदवार पार्क के पास एक स्पीड बोट रुकती है। साधारण कपड़ों में 8 लड़के भारी बैग लेकर उतरते हैं। देखने में आम इंसान जैसे लग रहे थे, लेकिन वहां मौजूद भारत तामोरे को उन पर शक होता है। वह उन्हें रोककर पूछता है कि वे कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं। कोई खुद को स्टूडेंट बताता है तो कोई अलग जवाब देता है। तभी उनमें से एक लड़का गुस्से में चिल्लाता है और कहता है, अपने काम से काम रखो। इसके बाद सभी लड़के तेजी से वहां से निकल जाते हैं। भारत तामोरे तुरंत मुंबई पुलिस को इस घटना की जानकारी देता है, लेकिन पुलिस इसे मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर देती है। बाद में यही लापरवाही मुंबई पुलिस की सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि अगर उसी वक्त कार्रवाई हो जाती तो शायद 166 लोगों की जान बच सकती थी। ये लड़के अलग अलग ग्रुप में बंटकर अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। उनके निशाने पर CST रेलवे स्टेशन, लियोपोल्ड कैफे, ताज होटल और नरीमन हाउस थे, जबकि 2 दूसरे आतंकी समुद्र के रास्ते ओबेरॉय होटल की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ मुंबई हमेशा की तरह अपनी रफ्तार में चल रही थी। ट्रेनें चल रही थीं, लोग काम से लौट रहे थे। तभी अचानक गोलियों की आवाज से पूरा शहर कांप उठता है। हमला शुरू होता है CST रेलवे स्टेशन से, जहां उस दिन पटना जाने वाली ट्रेन लेट थी और स्टेशन यात्रियों से भरा हुआ था। तभी अजमल कसाब और इस्माइल खान स्टेशन के अंदर दाखिल होते हैं। कसाब पागलों की तरह हंसते हुए AK-47 से फायरिंग शुरू कर देता है और इस्माइल चारों तरफ हैंड ग्रेनेड फेंकता है। कुछ ही सेकंड में स्टेशन चीखों और गोलियों की आवाज से भर जाता है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। रेलवे पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उनके पास सिर्फ ड्यूटी रिवॉल्वर होती है, जबकि आतंकियों के पास आधुनिक हथियार और भारी गोला बारूद था। कई पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं। इसी बीच रेलवे कर्मचारी विष्णु दाताराम अपनी जान की परवाह किए बिना अनाउंसमेंट करते हैं कि सभी यात्री तुरंत स्टेशन छोड़ दें। उनकी इस बहादुरी से कई लोगों की जान बच जाती है, लेकिन सिर्फ 1 घंटे में 58 लोग मारे जाते हैं और 100 से ज्यादा घायल हो जाते हैं। उधर CST में हमला चल ही रहा था कि लियोपोल्ड कैफे में 2 और आतंकी शुएब और नजीर पहुंच जाते हैं। वहां लोग पार्टी और डिनर में व्यस्त थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल मौत उनके सामने खड़ी होगी। आतंकी कैफे में घुसते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। विदेशी नागरिकों समेत कई लोग मौके पर ही मारे जाते हैं। पूरा कैफे खून और चीखों से भर जाता है। लेकिन मुंबई पर हमला अभी शुरू ही हुआ था, क्योंकि इसी दौरान 4 आतंकी ताज होटल की तरफ बढ़ रहे थे। ताज होटल उस समय विदेशी मेहमानों और बिजनेसमैन से भरा हुआ था। संयोग से उस रात गौतम अडानी भी होटल में मौजूद थे। जैसे ही हमला शुरू होता है, उन्हें तुरंत होटल के बेसमेंट में ले जाकर छिपाया जाता है। दूसरी तरफ आतंकी होटल के मेन गेट पर गार्ड को मारकर अंदर घुसते हैं और गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। होटल में हर तरफ दहशत फैल जाती है। कुछ लोगों को मार दिया जाता है और कुछ को बंधक बना लिया जाता है। लोग जान बचाने के लिए खिड़कियां तोड़कर चादरों और पर्दों के सहारे नीचे उतरने लगते हैं। लगभग 200 लोग इस तरह अपनी जान बचाने में कामयाब होते हैं। आतंकियों का मकसद बड़े बिजनेसमैन और विदेशी मेहमानों को बंधक बनाकर भारत सरकार पर दबाव बनाना था। इसी कोशिश में वे होटल की 5वीं मंजिल पर बिजनेस सेंटर तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई बड़ा टारगेट नहीं मिलता। फिर वे 6ठी मंजिल पर पहुंचकर कमरा नंबर 520 को अपना कंट्रोल रूम बना लेते हैं। कमरे में मौजूद पूर्व बैंक चेयरमैन के R राममूर्ति डर के मारे वॉशरूम में छिप जाते हैं। आतंकी दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं और उन्हें मारने की बजाय बंधक बना लेते हैं। इसी दौरान मुंबई के अलग अलग हिस्सों में टैक्सी ब्लास्ट भी होने लगते हैं। आतंकियों ने टैक्सियों में बम लगाकर उन्हें भी अपने हमले का हिस्सा बना दिया था। पूरे शहर में आग, धुआं, गोलियां
और चीखें गूंज रही थीं। कुछ देर बाद 2 और आतंकी ताज होटल पहुंचते हैं। वे कई लोगों को मारकर 4 लोगों को बंधक बनाते हैं और उन्हें भी कमरे नंबर 520 में ले जाते हैं। आतंकी उनके आईडी कार्ड इंटरनेट पर चेक करते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि उनमें कोई बड़ा आदमी है या नहीं। लेकिन जब उन्हें कोई बड़ा नाम नहीं मिलता तो वे कमरे में आग लगाकर बाहर निकल जाते हैं। धुएं से घुट रहे बंधक किसी तरह चादरों के सहारे खिड़की से नीचे उतरकर अपनी जान बचाते हैं। लेकिन तब तक ताज होटल में 31 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। ताज होटल में चारों तरफ गोलियों और आग का आतंक फैला हुआ था। वहीं दूसरी तरफ 2 आतंकवादी नजीर और बाबा इमरान नरीमन हाउस में घुस चुके थे। ये 5 मंजिला इमारत एक यहूदी सेंटर थी जहां इजरायली नागरिक प्रार्थना करने आते थे। यहां रब्बी गैब्रियल होल्ट्सबर्ग अपनी पत्नी रिवका और बेटे मोशे के साथ रहते थे। आतंकवादियों का मकसद यहां लोगों को तुरंत मारना नहीं, बल्कि उन्हें बंधक बनाकर इजरायल सरकार पर दबाव डालना था, ताकि पूरी दुनिया का ध्यान इस हमले पर जाए और भारत तथा इजरायल के रिश्तों में तनाव पैदा हो। आतंकवादी लगातार गैब्रियल और उनकी पत्नी पर इजरायली एम्बेसी से बात करवाने का दबाव डालते हैं, लेकिन जब उनकी कोई मांग पूरी नहीं होती तो वे गुस्से में आकर नरीमन हाउस में मौजूद लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। इस हमले में गैब्रियल, उनकी गर्भवती पत्नी रिवका समेत कई लोगों की जान चली जाती है। उधर सीएसटी स्टेशन, लियोपोल्ड कैफे, ताज होटल और टैक्सी ब्लास्ट के बीच मुंबई पहले ही दहशत में डूब चुकी थी। लेकिन इसी दौरान आतंकवादियों की 5वीं टीम अब्दुल रहमान और फहादुल्लाह ओबेरॉय होटल पहुंचती है। वे होटल की लॉबी में घुसते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। इसी दौरान आतंकवादी होटल स्टाफ के 2 लोगों जॉर्डन और प्रदीप को पकड़ लेते हैं। आतंकवादी जॉर्डन को बंदूक की नोक पर फर्नीचर और पर्दों पर शराब डालकर आग लगाने को मजबूर करते हैं। डर से कांपते जॉर्डन के हाथ देखकर एक आतंकवादी गुस्से में उसे गोली मार देता है। जॉर्डन की मौत देखकर प्रदीप डर के मारे होटल में आग लगा देता है। फिर आतंकवादी उससे पूछते हैं कि होटल में वीआईपी लोग कहां हैं। प्रदीप चतुराई दिखाते हुए कहता है कि सभी वीआईपी ऊपर की मंजिलों पर हैं और वहां जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करना होगा। जैसे ही लिफ्ट खुलती है, प्रदीप अचानक अंदर कूदकर नीचे जाने वाला बटन दबा देता है और आतंकवादी बाहर ही रह जाते हैं। इस चाल से आतंकवादी बुरी तरह भड़क जाते हैं और पागलों की तरह चारों तरफ फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस हमले में 30 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस पूरी तरह उलझ चुकी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने सारे हमलों को एक साथ कैसे रोका जाए। तभी एटीएस चीफ हेमंत करकरे अपनी टीम के साथ तुरंत आतंकवादियों का पीछा शुरू करते हैं। वे पहले सीएसटी स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन वहां तब तक मौत का खेल खेला जा चुका था। तभी खबर मिलती है कि कामा हॉस्पिटल के पास 2 हथियारबंद आतंकवादी देखे गए हैं। हेमंत करकरे तुरंत अपनी गाड़ी उस तरफ मोड़ते हैं। उनके साथ एसीपी अशोक कामटे, विजय सालस्कर और कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी कामा हॉस्पिटल की गली में पहुंचती है, अचानक कसाब और इस्माइल सामने आ जाते हैं और AK-47 से पुलिस गाड़ी पर गोलियों की बारिश कर देते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरी गाड़ी गोलियों से छलनी हो जाती है। पुलिस भी जवाबी फायरिंग करती है और कसाब के हाथ में गोली लगती है। लेकिन आतंकवादियों का हमला इतना खतरनाक था कि हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर समेत कई बहादुर पुलिस अधिकारी शहीद हो जाते हैं। आतंकवादी गाड़ी के पास आकर जांच करते हैं कि कोई जिंदा तो नहीं। फिर वे पुलिस वालों की लाशें हटाकर उसी पुलिस गाड़ी से भाग निकलते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद गोली लगने की वजह से गाड़ी पंचर हो जाती है। तभी उन्हें सामने से आती एक स्कोडा कार दिखाई देती है। वे बंदूक दिखाकर कार रोकते हैं और उसे कब्जे में लेकर मालाबार हिल की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस पुलिस गाड़ी को वे छोड़कर आए हैं, उसमें पीछे की सीट पर घायल हेड कांस्टेबल अरुण जाधव अभी भी जिंदा हैं। गोली लगने के बावजूद वे मरे होने का नाटक करते रहे
और आतंकवादियों की सारी बातें सुनते रहे। जैसे ही आतंकवादी वहां से निकलते हैं, अरुण जाधव कंट्रोल रूम को फोन करके उनकी लोकेशन और दिशा की जानकारी दे देते हैं। यह खबर मिलते ही पूरे मुंबई में हाई अलर्ट जारी हो जाता है। हर सड़क पर बैरिकेड लगा दिए जाते हैं। पुलिस की भारी फोर्स तैनात कर दी जाती है। आखिरकार पुलिस कसाब और इस्माइल को घेर लेती है। दोनों आतंकवादी बैरिकेड तोड़कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। जब आतंकवादियों की तरफ से गोलियां चलनी बंद हो जाती हैं, तो कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। तभी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओंबले बहादुरी दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। अचानक कसाब जिंदा होकर गोली चलाता है, लेकिन तुकाराम ओंबले अपनी जान की परवाह किए बिना कसाब की बंदूक पकड़ लेते हैं। उनके शरीर में 20 से ज्यादा गोलियां लगती हैं और वे शहीद हो जाते हैं। लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से अजमल कसाब जिंदा पकड़ा जाता है। यही वह पल था जिसने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की साजिश का सच उजागर कर दिया। बाद में जांच में पता चलता है कि इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाफिज सईद था। 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद समुद्री सुरक्षा बढ़ाई गई थी, लेकिन 2006 में नेवी की कुछ पेट्रोलिंग बंद कर दी गई। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने मुंबई पर हमला करने की योजना बनाई। हाफिज सईद ने अमेरिका में रहने वाले दाऊद सैयद गिलानी को चुना, जो बाद में अपना नाम बदलकर डेविड कोलमैन हेडली बन गया। अमेरिकी पासपोर्ट और विदेशी चेहरे की वजह से किसी को उस पर शक नहीं हुआ। वह कई बार मुंबई आया, ताज होटल, ओबेरॉय होटल, नरीमन हाउस और समुद्री रास्तों की रेकी करता रहा। पाकिस्तान की ISI और लश्कर-ए-तैयबा उसकी मदद कर रहे थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जकी-उर-रहमान लखवी और उसके साथी ऐसे लड़कों को चुन रहे थे जिन्हें धर्म और जिहाद के नाम पर आसानी से बहकाया जा सके। गरीब, घर से भागे हुए और कम उम्र के लड़कों का ब्रेन वॉश किया गया। उन्हें बताया गया कि वे कश्मीर और इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन असलियत में उन्हें मौत का हथियार बनाया जा रहा था। और इसी साजिश ने 26/11 को मुंबई को खून और आतंक में डुबो दिया। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों ने इन लड़कों को यह यकीन दिलाया कि उन्हें खुद अल्लाह ने एक पवित्र मिशन के लिए चुना है। धर्म और कट्टरता के नाम पर उनका ऐसा ब्रेन वॉश किया गया कि वे अपनी जान देने और निर्दोष लोगों की जान लेने के लिए भी तैयार हो गए। इसके बाद शुरू हुई उनकी खतरनाक ट्रेनिंग। यह ट्रेनिंग 3 हिस्सों में बांटी गई थी: दौरा-ए-आम्मा, दौरा-ए-सूफा और दौरा-ए-खास। पहले 2 चरणों में उन्हें हथियार चलाना, AK-47 इस्तेमाल करना, हैंड ग्रेनेड फेंकना और रॉकेट लॉन्चर चलाना सिखाया गया। घंटों तक फायरिंग प्रैक्टिस करवाई जाती। दिन रात सिर्फ ट्रेनिंग, नमाज और कट्टर भाषण। उनके दिमाग में भारत और भारतीय मुसलमानों के बारे में इतना जहर भर दिया गया कि वे किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पाते थे। तीसरे चरण यानी दौरा-ए-खास की ट्रेनिंग सबसे खतरनाक थी। लड़कों को 60 घंटे तक भूखा रखकर पहाड़ों पर चढ़ाया जाता, जंगलों में जिंदा रहने की ट्रेनिंग दी जाती। कई लड़के डरकर बीच में ही भाग गए, लेकिन आखिर में सिर्फ 15 लड़के बचे जिन्हें इंटेलिजेंस ट्रेनिंग दी गई। अगस्त 2008 तक पूरी तैयारी खत्म हो चुकी थी और आखिरकार 10 आतंकवादियों को मुंबई हमले के लिए चुना गया। उन्हें 5 टीमों में बांटा गया। हर टीम को अलग टारगेट दिया गया। उन्हें नक्शे, सैटेलाइट फोन, गोला बारूद और आधुनिक हथियार दिए गए। सितंबर 2008 में हमला करने की योजना बनी, लेकिन दिल्ली में लगातार बम धमाकों के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट लग गया, इसलिए हमले को कुछ समय के लिए टाल दिया गया। अक्टूबर में सभी आतंकवादियों को फिर बुलाया गया और उन्हें तैराकी, नाव चलाने और मुंबई के रास्तों की आखिरी ट्रेनिंग दी गई। बड़े स्क्रीन पर ताज होटल, ओबेरॉय, CST स्टेशन और बाकी जगहों के वीडियो दिखाए गए। उन्हें बताया गया कि किस रास्ते से घुसना है, कहां हमला करना है और कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना है। यहां तक कि उन्हें मराठी भाषा के कुछ शब्द भी सिखाए गए ताकि वे मुंबई के युवकों जैसे लगें।
उनके हाथों में कलावा बांधा गया ताकि वे हिंदू दिखाई दें। 22 नवंबर 2008 की सुबह सभी आतंकवादी एक छोटे जहाज में बैठकर पाकिस्तान से रवाना हुए। कई घंटों तक समुद्र में सफर करने के बाद वे अल हुसैनी नाम की दूसरी नाव में पहुंचे। वहां पहले से ही हथियारों से भरे बैग रखे हुए थे। अगले दिन उन्हें भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव कुबेर दिखाई देती है, जिसे अमर सिंह सोलंकी चला रहे थे। आतंकवादी मदद मांगने का नाटक करते हैं, लेकिन जैसे ही कुबेर पास आती है वे बाकी लोगों को मार देते हैं और अमर सिंह को बंदूक की नोक पर मुंबई की तरफ नाव चलाने को मजबूर करते हैं। मुंबई के करीब पहुंचते ही आतंकवादी अमर सिंह की भी हत्या कर देते हैं और 26 नवंबर की शाम मुंबई के किनारे पहुंच जाते हैं। इसके बाद वही खून और आतंक का खेल शुरू होता है जिसने पूरे देश को हिला दिया। लेकिन अब भारत सरकार भी हरकत में आ चुकी थी। बाद में पता चला कि 26/11 हमले से कुछ दिन पहले अमेरिका ने भारत को अल हुसैनी नाव की जानकारी और लोकेशन दी थी। यहां तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार M.K. नारायणन ने भी नेवी और कोस्ट गार्ड को चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। न नाव पकड़ी गई, न आतंकवादियों को रोका जा सका और मुंबई को इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला झेलना पड़ा। इस बीच अजमल कसाब पकड़ा जा चुका था, लेकिन बाकी 8 आतंकवादी अभी भी ताज होटल, ओबेरॉय होटल और नरीमन हाउस में मौजूद थे। महाराष्ट्र सरकार तुरंत केंद्र सरकार से मदद मांगती है। दिल्ली से NSG कमांडो बुलाए जाते हैं, लेकिन विमान मिलने में देरी होती है। इसलिए सबसे पहले मार्कोस यानी मरीन कमांडोज को मोर्चे पर भेजा जाता है। रात करीब 2 बजे मार्कोस मुंबई पहुंचते हैं और 2 टीमों में बंटकर ताज और ओबेरॉय होटल में घुसते हैं। उनका पहला मिशन था लोगों को जिंदा बाहर निकालना, लेकिन मुश्किल यह थी कि उन्हें आतंकवादियों की लोकेशन नहीं पता थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान में बैठे हैंडलर टीवी पर लाइव कवरेज देख रहे थे और फोन पर आतंकवादियों को हर अपडेट दे रहे थे। जैसे ही कमांडो आगे बढ़ते, आतंकवादी उन पर गोलियां और ग्रेनेड बरसाने लगते, लेकिन मार्कोस ने बहादुरी दिखाते हुए करीब 200 लोगों को बचा लिया। इसी बीच 27 नवंबर की सुबह NSG के 200 कमांडो मुंबई पहुंचते हैं और शुरू होता है ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। एक टीम ओबेरॉय होटल, दूसरी ताज होटल और तीसरी नरीमन हाउस भेजी जाती है। ओबेरॉय होटल में कमांडो फ्लोर दर फ्लोर आतंकवादियों की तलाश करते हैं। 19वीं मंजिल पर पहुंचते ही आतंकवादी ग्रेनेड फेंकते हैं और पूरी मंजिल धुएं से भर जाती है। दूसरी तरफ ताज होटल में हालात और भी भयानक थे। 4 आतंकवादी होटल में आग लगा चुके थे। धुआं इतना था कि कमांडो को सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी, लेकिन मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और उनकी टीम लगातार आतंकवादियों से भिड़ती रही। जब कमांडो सुनील कुमार घायल हो गए तो संदीप अकेले सीढ़ियां चढ़ते हुए आतंकवादियों के पीछे निकल पड़े। जाते जाते उन्होंने अपनी टीम से कहा, ऊपर मत आना, मैं संभाल लूंगा। इसके बाद संदीप और आतंकवादियों के बीच भयंकर मुठभेड़ शुरू हो जाती है। उधर 28 नवंबर की सुबह नरीमन हाउस की छत पर हेलीकॉप्टर से कमांडो उतारे जाते हैं, लेकिन मीडिया लाइव टेलीकास्ट कर रहा था। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर टीवी देखकर आतंकवादियों को हर जानकारी दे रहे थे। जैसे ही कमांडो छत पर उतरते हैं, आतंकवादी ग्रेनेड फेंकना शुरू कर देते हैं। इस हमले में कमांडो गजेंद्र सिंह बिष्ट शहीद हो जाते हैं, लेकिन NSG पीछे नहीं हटती। ओबेरॉय होटल में स्नाइपर्स की मदद से दोनों आतंकवादियों को मार गिराया जाता है और 28 नवंबर की दोपहर तक होटल सुरक्षित कर लिया जाता है। नरीमन हाउस में भी कमांडो ग्रेनेड फेंककर आतंकवादियों को खत्म कर देते हैं। अब सिर्फ ताज होटल बचा था। पूरा होटल आग में जल रहा था, लेकिन NSG हर कमरे, हर गलियारे और हर मंजिल की तलाशी लेती है। आखिरकार वसाबी रेस्टोरेंट के पास आतंकवादियों की लोकेशन मिलती है। कमांडो ग्रेनेड फेंकते हैं, आग फैल जाती है और जैसे ही आतंकवादी बाहर भागते हैं, उन्हें गोलियों से मार गिराया जाता है। 29 नवंबर 2008 की सुबह आखिरकार ताज होटल पूरी तरह सुरक्षित घोषित कर दिया जाता है।
60 घंटे तक चली इस जंग में 9 आतंकवादी मारे गए और अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 166 निर्दोष लोग मारे जा चुके थे, 300 से ज्यादा घायल थे। पूरा देश सदमे में था। दुनिया भर में इस हमले की निंदा हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, उप मुख्यमंत्री आर पाटिल और केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने इस्तीफा दे दिया। भारत में गुस्सा था। लोग पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। शुरुआत में पाकिस्तान ने इस हमले में शामिल होने से साफ इनकार किया, लेकिन फोन रिकॉर्डिंग, अजमल कसाब के बयान और जांच में यह साबित हो गया कि हमला लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों द्वारा करवाया गया था। अमेरिका ने डेविड हेडली और तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया। भारत ने 31 दिसंबर 2008 को NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई। NSG के नए सेंटर खोले गए ताकि भविष्य में कमांडो जल्दी पहुंच सकें। कई सालों तक चले। केस के बाद 2010 में अजमल कसाब को मौत की सजा सुनाई गई और आखिरकार 21 नवंबर 2012 को पुणे की जेल में उसे फांसी दे दी गई। उसके साथ ही 26/11 के आखिरी आतंकवादी का अंत हो गया। लेकिन मुंबई के उन 60 घंटों का दर्द आज भी भारत कभी नहीं भूल पाया।